अध्याय 181। ऐसी चोट तो मुझे 100 बार मंजूर है। स्कूल की उस शांत झील के किनारे, जहां रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, ये वानवान बेचारी काफी देर से चू फेंग के फोन का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक उसकी कोई खबर नहीं आई, तो वानवान से रहा नहीं गया और वो खुद ही झील की तरफ चल पड़ी। पर जैसे ही वो झील के करीब पहुंची, उसे वहां सन्नाटे के बीच कुछ लोगों के चिल्लाने और बहस करने की आवाजें सुनाई दीं। सीन कुछ ऐसा था कि सोंग जी हांग हाथ धोकर जियांग यान रान के पीछे पड़ा हुआ था। वो गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, यान रान, मेरी बात तो सुनो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। बस एक बार हाँ कर दो, हम ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शादी कर लेंगे। यान रान, जो पहले से ही गुस्से में तमतमाई हुई थी, चिल्लाई, दफा हो जाओ यहां से। कितनी बार कहा है कि अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मुझे तुमसे घिन आती है। लेकिन सोंग जी हांग तो जैसे बेशर्मी की चादर ओढ़ कर आया था। वो उसे उकसाते हुए बोला, यान रान, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम इस 2 कौड़ी के लड़के चू फेंग के साथ सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं हो? क्या तुम सच में कह सकती हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं बची? यान रान की जुबान जैसे लड़खड़ा गई। मैं सोंग जी हांग को लगा कि उसका दाव चल गया। वो और करीब आकर बोला, खुद से झूठ मत बोलो यान रान। सिर्फ बदला लेने के लिए तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों हो जिसे तुम पसंद तक नहीं करती? तुम इससे प्यार नहीं करती, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। बेचारा चू फेंग बगल में खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां भिंची हुई थीं, आंखों में गुस्सा था, पर वो मजबूर था। उसे लगा कि अभी उसका यान रान की जिंदगी में वो मुकाम नहीं है कि वो बीच में कुछ बोल सके। इसलिए वो चुपचाप कड़वा घूंट पीकर रह गया। चू फेंग को चुप देखकर सोंग जी हांग की हिम्मत और बढ़ गई। वो हंसते हुए बोला, अरे, मैं यान रान को तब से जानता हूं जब हम पैदा हुए थे। 18 सालों से ये मुझे पसंद करती आई है। तू है कौन बे? तुझे क्या लगा यान रान तेरे जैसे गिगलो बिकाऊ लड़के के चक्कर में फंसेगी? सपने देखना छोड़ दे। दूर खड़ी ये वानवान यह तमाशा देख रही थी। उसने ठंडी आह भरी। वो जानती थी कि यान रान का दिल बहुत कोमल है। वो जी हांग की तरह बदतमीज नहीं है। जी हांग इसी बात का फायदा उठा रहा था और यान रान की शराफत को उसके दिल की कमजोरी समझ रहा था। वानवान ने सोचा, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया, तो यान रान कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगी। तभी वानवान को एक तरकीब सूझी। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे अपनी हथेली में तौला और पूरे जोर से निशाना साधकर चू फेंग के पैर के निचले हिस्से काफ पर दे मारा। आह! चू फेंग, जो बेचारा अपनी ही सोच में डूबा खड़ा था, अचानक हुए इस हमले से बिलबिला उठा। उसके पैर में इतनी तेज लहर उठी कि वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था। यान रान की नजर तुरंत उस पर पड़ी और उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो झपटकर चू फेंग के पास पहुंची और उसे संभालते हुए बोली, चू फेंग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चू फेंग दर्द से कराहते हुए बोला, यान रान, मैं ठीक हूं। लेकिन यान रान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो शेरनी की तरह सोंग जी हांग पर झपटी। सोंग जी हांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हद पार कर दी है। जी हांग हक्का बक्का रह गया। अरे, मैंने क्या किया? मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये लड़का नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी भी झूठ बोल रहे हो, यान रान चिल्लाई। अब रात का अंधेरा था। वहां उन तीनों के अलावा कोई और था नहीं। और जी हांग की तो पुरानी आदत थी दूसरों को परेशान करने की। यान रान को पक्का यकीन हो गया कि ये हरकत जी हांग की ही है। गुस्से में भरी यान रान ने जी हांग की आंखों में आंखें डालकर कहा, किसने कहा कि मैं इसके साथ तुम्हें चिढ़ाने के लिए हूं? किसने कहा कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूं? और किसने कहा कि मैं इससे प्यार नहीं करती? इससे पहले कि जी हांग कुछ समझ पाता, यान रान ने अचानक चू फेंग की गर्दन पकड़ी, उसे अपनी ओर खींचा और सीधे उसके होठों को चूम लिया। एक जोरदार किस।
फिर वो जी हांग की तरफ मुड़ी और हर शब्द पर जोर देते हुए बोली, अब अपनी आंखें खोलकर देख लिया। सॉन्ग जी हांग के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से और जलन से नीला पीला पड़ने लगा। जियांग यान रान, तुम्हारी ये हिम्मत। वही दूसरी तरफ हमारे चू फेंग की हालत तो देखने लायक थी। उसके दिमाग की बत्तियां जल गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टीम इंजन पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ने को तैयार हो। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे पूरी दुनिया धुंधली लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मेरे पैर में कितनी जोर से दर्द हो रहा है। पर ये किस देवी ने मुझे पत्थर मारा है? हे देवी, जहां भी हो, मुझ पर ऐसे पत्थर 100 बार और मारो, प्लीज। ये वान ने दूर से ये नज़ारा देखा, एक लंबी जम्हाई ली और चुपके से अपने हॉस्टल की तरफ निकल गई। उसे पता था कि यान रान अब कभी जी हांग को माफ नहीं करेगी। लेकिन जी हांग जैसा ढीठ इंसान तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे इतना बड़ा झटका न लगे। वान मुस्कुराई। चलो, एक मुसीबत तो टली। यान रान का मामला अब सेट हो गया था। अध्याय 182। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। झील के उस ड्रामे के बाद ये वान दबे पाव अपने हॉस्टल की तरफ लौट रही थी। रास्ते में एक छोटा सा घना जंगल पड़ता था। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दे। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वान की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका पहला रिएक्शन क्या था? उसने झट से अपने चेहरे को छुआ। शुक्र है, इस बार वो बहुत होशियार थी। भले ही आधी रात का वक्त था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मेकअप की ऐसी मोटी परत पुताई थोंप रखी थी कि वो किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल लग रही थी। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि सीशिया के साथ जो पिछली बार हुआ था वैसा कुछ दोबारा न हो। उसे यकीन था कि इस डरावने चेहरे के साथ वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उस साए ने वान को देखा, वो खुद वान से ज्यादा डर गया। अंधेरे में उसके जोर से सांस खींचने की आवाज साफ सुनाई दी। वान ने हिम्मत जुटाई और 2 कदम आगे बढ़ी। सड़क की मध्यम पीली रोशनी में जब चेहरा साफ हुआ तो वो चौंक गई। सीशिया? वो मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का इस आधी रात को यहाँ पागलों की तरह क्या कर रहा है? पिछली बार जब वान ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब से इस लड़के ने उससे दूरी बना ली थी। ऊपर से वो खुद भी काफी बिजी था, तो पिछले कुछ दिनों से इनकी बात भी नहीं हुई थी। वान तो इस सोते हुए ज्वालामुखी के बारे में भूल ही चुकी थी, पर आज ये फिर सामने खड़ा था। वान ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में पूछा, अरे, तुम अभी तक सोए नहीं? सीशिया ने अपनी गहरी आंखें वान पर टिकाईं और बड़े ही फिल्मी अंदाज में बोला, तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए नींद ही नहीं आई। वान का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। वो बस उसे देखती रह गई। वान। सीशिया की वो गहरी भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या? वान अपनी सोच से बाहर आई। सीशिया थोड़ा और करीब आया। उसकी आंखों में चांदनी की चमक ऐसी लग रही थी मानो कोई जादुई शैतान उसे बहकाने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे से बोला, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थीं? वान का मन तो किया कि जोर से चिल्लाए, अरे भाई, सिर्फ कुछ ही दिन तो चैन से जीने दिया था, अब फिर शुरू हो गए। क्या मेरी जान लेकर ही मानोगे? वान को समझ आ गया कि ये लड़का ऐसे नहीं मानने वाला। आज इसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही पड़ेगा। उसने एक लंबी सांस ली, अपने दिल को शांत किया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सीशिया की आंखों में चमक आ गई, पर उसे यकीन नहीं हुआ। सच में? वान ने दुनिया की सबसे मासूम शक्ल बनाई, जैसे उससे ज्यादा सच तो कोई बोलता ही नहीं। बिल्कुल। मुझे पता था कि तुम काम पर गए हो, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वान ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और अपनी उंगलियों को घबराहट में ऐसे मरोड़ने लगी जैसे कोई शर्माती हुई दुल्हन हो।
वो धीरे से फुसफुसाई। वो सी शिया, सच तो ये है कि मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करती हूँ। सी शिया के तो होश ही उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की अचानक ऐसे प्यार का इजहार कॉन्फेस कर देगी। वो हकलाते हुए बोला, क्या? वानवान ने मन ही मन चुटकी ली। बेटा, अब पता चला न कि जब कोई अचानक आई लव यू बोलता है तो कैसा लगता है। उसने अपनी आंखों की शरारत छिपाई और पूरे जोश में आगे बढ़ी। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वानवान एक कदम और करीब आई और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बोलने लगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था, पर मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिलेगा या तुम्हारे साथ नाटक करने का। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी खुश थी। सी शिया अब थोड़ा उलझन में था, पर मुझे तो लगा था कि तुम सी ये हान को कभी नहीं छोड़ोगी जब तक जमीन आसमान एक न हो जाए। वानवान ने एक झूठी उदास मुस्कान दी। अरे वो तो मैं तुमसे झूठ कह रही थी। तभी वानवान ने अचानक अपना सिर उठाया और बड़ी बड़ी आंखों से सी शिया को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो या बस मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सी शिया, जो हमेशा बहुत शांत और कूल रहता था, अब थोड़ा हिचकिचाने लगा। काफी देर चुप रहने के बाद वो बोला, मेरे लिए तुम बहुत खास हो। दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी शक्ल की वजह से नहीं। वानवान की आंखों में जैसे अंगारे दहकने लगे। बेशर्मी वाले, वो चिल्लाई, तो फिर देर किस बात की? चलो आज की रात को यादगार बना देते हैं। क्या मतलब? सी शिया हक्का-बक्का रह गया। वानवान अब पूरी तरह से पागल प्रेमी के अवतार में आ गई थी। उसका चेहरा लाल था और वो भावनाओं के उफान में थी। इससे पहले कि सी शिया कुछ समझ पाता, वानवान पूरी ताकत से उसके ऊपर झपट पड़ी। धड़ाम! दोनों पास की झाड़ियों में जा गिरे और जमीन पर लौटने लगे। वानवान, तुम रुको, मेरी बात तो सुनो। सी शिया ने उठने की कोशिश की, पर वानवान ने उसे जोर से दबोच लिया और नीचे दबाते हुए बोली, क्या हुआ? तुम मुझे पसंद करते हो न? मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। इतना चाहती हूँ कि बता नहीं सकती। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? सी शिया अब बुरी तरह घबरा गया था। वो पीछे हटने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, तुम जरा शांत हो जाओ, प्लीज। शांत कैसे हो जाऊं? देखो आज की रात कितनी हसीन है, कल का इंतजार क्यों करना? वानवान कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और सी शिया के कपड़ों के बटन खोलने की एक्टिंग करने लगी। उसने अपने होंठ सिकोड़े और जैसे उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। सी शिया ने देखा कि उसकी कॉलर पकड़ी हुई है और उसके सामने वो चेहरा है जो किसी डरावनी फिल्म के भूत से भी बदतर लग रहा था। उसे लगा कि अगले ही पल वो चुड़ैल जैसा चेहरा उसे निगल जाएगा। अचानक डर और घबराहट में सी शिया के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई कि उसने एक जोरदार झटका दिया और वानवान को खुद से दूर फेंक दिया। वो गुस्से और डर के मारे चिल्लाया, दफा हो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। कहानी का सार, वानवान की इस ओवर एक्टिंग और डरावने लुक ने सी शिया के होश ठिकाने लगा दिए। अब देखना यह है कि क्या सी शिया दोबारा वानवान के करीब आने की हिम्मत करेगा। अध्याय 183, पैरों तले रौंदा गया। उस भयानक चीख के बाद झाड़ियों में जैसे मौत सा सन्नाटा पसर गया। अभी एक पल पहले तक ये वानवान के चेहरे पर जो दीवानगी और प्यार वाला नाटक था, वो किसी ढलती लहर की तरह गायब हो गया। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी ठंडक और बेरुखी लौट आई थी। वानवान ने शांति से अपनी सफेद ड्रेस के कोनों को झाड़ा, मिट्टी साफ की और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने नीचे जमीन पर पड़े उस लड़के की तरफ देखा, सी शिया, जो पूरी तरह पस्त हो चुका था। उसके बालों में घास फंसी थी, चेहरा गुस्से और डर से भरा था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वानवान ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों सी शिया? नाटक खत्म हो गया या कुछ और बाकी है? सी शिया ने अपना सिर उठाया और यकीन न कर पाने वाली नजरों से उसे घूरने लगा।
उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया हो। वान वान हल्के से हंसी और बोली, इतने हैरान क्यों हो? सच कहूँ तो मेरी इस डरावनी शक्ल के बावजूद तुमने यहाँ तक जो एक्टिंग की वो काबिले तारीफ थी। तुम काफी अच्छे कलाकार हो। पर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई और आवाज गंभीर हो गई। उसने सीशिया की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, सुनो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या है, और नहीं मुझे इसमें दिलचस्पी है कि तुम्हारे और सी येहान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। बस एक बात समझ लो, मुझे अपने इन फालतू के झगड़ों में मत घसीटो। तुम्हारी इस बड़ी बहन जिए के पास फालतू के खेल खेलने का वक्त नहीं है, समझे तुम? इतना कहकर वान वान मुड़ी और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। पीछे रह गया सीशिया, जिसकी हालत किसी रौंदे हुए इंसान जैसी थी। उस छीनाचपटी में वो कीचड़ और घास में ऐसा लोटपोट हुआ था कि उसकी शर्ट के बटन तक टूट गए थे। वो बिल्कुल बेहाल दिख रहा था। जब वान वान की आहट आनी बंद हो गई, तब कहीं जाकर उसे होश आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचीं और दांत पीसकर कुछ बड़बड़ाया। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद बड़ी बेरुखी से चमक रहा था। वो वहीं बैठा रहा, एकदम सुन्न। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसने अपनी उंगलियां जमीन की घास में गाड़ दीं और दबी हुई भारी आवाज में बोला, तुम नहीं हो। उसका स्वर और भी गहरा और नफरत से भरा होता गया, तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो सकती। चारों तरफ पसरी उस खामोश शांति में उसकी आवाज अब बहुत कमजोर पड़ गई थी, जैसे सारा गुस्सा निचोड़ लिया गया हो। वो किसी टूटे हुए बच्चे की तरह बुदबुदाया, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। अगली सुबह हॉस्टल का कमरा। सूरज की पहली किरण के साथ ही ये वान की नींद किसी अलार्म से नहीं, बल्कि जियांग यान रान की एक जोरदार चीख से खुली। है। वान ने आंखें मलते हुए देखा कि यान रान बिस्तर पर बैठी है। उसका चेहरा शर्म से लाल भभूता हो रहा है और वो बुरी तरह घबराई हुई है। जाहिर था कि रात का नशा उतर चुका था और उसे वो सब याद आ गया था जो उसने किया था। जाग गई तुम? वान ने एक लंबी जम्हाई ली। यान रान उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। वो हकलाते हुए बोली, वान, कल रात मैंने क्या कर दिया? क्यों? क्या हुआ कल रात? वान ने ऐसे मासूमियत दिखाई जैसे उसे कुछ पता ही न हो। हे भगवान! यान रान ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। कल मेरा मूड बहुत खराब था तो मैंने थोड़ी पी ली थी। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। तुमने कहा था कि तुम किसी को मुझे लेने भेजोगी। हाँ, भेजा तो था। फिर चू फेंग वहां आया और मुझे वापस लाने लगा। पर न जाने कहाँ से वो सोंग जी हांग भी टपक पड़ा। वो मुझे तंग करने लगा, कहने लगा कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और चू फेंग का इस्तेमाल सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही हूँ। उसने तो चू फेंग को चोट भी पहुंचाई। फिर क्या हुआ? यान रान का चेहरा अब इतना लाल हो गया था कि मानो अभी खून निकल आएगा। वो फुसफुसाई, उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि जी हांग का मुंह बंद करने के लिए मैंने सबके सामने चू फेंग को किस कर लिया। हे भगवान! मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। वान बुदबुदाई, अरे, मुझे तो लगता है तुम्हें और पीनी चाहिए। बेचारी यान रान ने ये सुना नहीं और अपनी ही धुन में रोने लगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे दिल में चू फेंग के लिए क्या है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तो अब कुछ और ही समझ बैठेगा। और हद तो तब हो गई जब मैंने कह दिया कि आज से वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वान मन ही मन हंसी, वाह! काम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, भाई, वो लड़का तो बड़ा किस्मत वाला निकला। मुझे तो उससे जलन हो रही है। यान रान चिढ़ गई, वान, मजाक छोड़ो। जल्दी से कोई रास्ता निकालो, अब मैं क्या करूं? वान ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत आसान है।
उससे जाकर कह दो कि कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए जो भी कहा या किया उसका कोई मतलब नहीं है। सब कैंसिल। यान रान की आंखों में चमक आई। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? वान वान ने सिर हिलाया। बिल्कुल कर सकती हो। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? किसी दिन इस स्कूल की झील में एक लाश तैरती हुई मिलेगी, चू फेंग की। यान रान सन्न रह गई। हा हा हा। वान वान जोर से हंस पड़ी। अरे मजाक कर रही हूँ। देखो, अगर तुम सच में उसे पसंद नहीं करती तो बेहतर होगा कि उसे जल्दी बता दो। यान रान ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, पर वान वान समझ गई कि वो अभी उलझन में है। आखिर अभी वो छोटी है और इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई थीं। वान वान कुछ देर रुकी, फिर उठी और खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। उसने यान रान को इशारा किया। यान रान, जरा यहाँ आओ और नीचे देखो। इसे देखने के बाद ही अपना फैसला करना। दृश्य का विवरण, द विजुअल सीन। कल्पना कीजिए, खिड़की के बाहर धूप खिली है और वान वान एक रहस्यमय मुस्कान के साथ यान रान को नीचे कुछ दिखा रही है। शायद नीचे चू फेंग खड़ा है, या शायद कुछ ऐसा जो यान रान का दिल पिघला दे। अध्याय 184। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चेहरा ही तो धुल जाएगा। सुबह का वक्त था। आसमान में अभी रोशनी की पहली किरण ही फूटी थी। खिड़की के शीशों पर ओस की नमी जमी हुई थी और पूरा स्कूल कैंपस एकदम शांत और खाली पड़ा था। लेकिन जैसे ही जियांग यान रान ने वान वान के कहे अनुसार खिड़की से नीचे झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक जाना पहचाना साया खड़ा था। लड़कियों के हॉस्टल के ठीक नीचे चू फेंग किसी दरबान की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा था। यान रान ने गौर किया कि उसने अभी भी वही पायजामा पहन रखा था जो कल रात पहना था। कल रात जब वान वान ने उसे फोन किया था तब वो सोने ही जा रहा था। यान रान की मदद करने की जल्दी में वो कपड़े बदलना ही भूल गया और उसी हालत में भागा चला आया। पर अब तो सुबह हो चुकी थी और वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में वही खड़ा था। यान रान के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या ये लड़का पूरी रात यही खड़ा रहा? क्या ये घर वापस ही नहीं गया? यह सोचते ही यान रान का दिल जैसे पिघल गया। उसे अपनी सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ी और पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ी। ऊपर खड़ी ये वान वान उसे जाते हुए देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी छोटी सी सहेली अब बड़ी और समझदार हो गई है। वान वान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हॉस्टल के नीचे का नजारा। चू फेंग अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसने देखा कि यान रान उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। उसे तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका मासूम सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो इतना घबरा गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखे। वो हकलाते हुए बोला, यान रान, तुम। यान रान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम कल रात सोए नहीं? चू फेंग ने बच्चों की तरह अपना सिर खुजलाया। वो उससे झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सच बोल दिया, मुझे सोने से डर लग रहा था। डर? पर क्यों? यान रान हैरान थी। चू फेंग ने अपने होंठ भींचे, थोड़ी देर चुप रहा और फिर बहुत ही धीरे से बोला, मुझे डर था कि कहीं ये सब कोई सपना न हो। मुझे लगा कि अगर मैं सो गया और आंख खुली तो मेरी होने वाली पत्नी गायब हो जाएगी। हालांकि उसने आखिरी शब्द जुबान पर नहीं लाए, पर यान रान उसकी आंखों की सच्चाई देखकर सब समझ गई। इतने सालों तक सोंग जी हांग के पीछे भागते भागते वो भूल ही गई थी कि वो एक लड़की है। वो भूल गई थी कि किसी की आंखों का तारा होना कैसा महसूस होता है। माना कि चू फेंग थोड़ा अनाड़ी था, शायद थोड़ा बुद्धू भी, पर उसका प्यार एकदम सच्चा था। उसके पास खड़े होकर यान रान को खुद के सुरक्षित होने का एहसास हो रहा था। यान रान उसे बस देखती रही। उसकी आंखों में जो कल तक अंधेरा और उलझन थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। जब चू फेंग घबराहट में इधर-उधर देख रहा था, तभी यान रान ने बड़े प्यार से कहा, अब घर जाओ और आराम करो।
इतना कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ी, अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई, टिपटो, और धीरे से चू फेंग के गाल पर एक प्यारा सा किस कर लिया। वो उसके कान में फुसफुसाई, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। चू फेंग की तो जैसे लॉटरी निकल गई। वो बार बार अपनी पलकें झपका रहा था। वो बस इतना बोल पाया, ओह ठीक है, मैं जाता हूँ। और फिर वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कदम दर कदम वहां से चल दिया। वान वान का रिएक्शन। ऊपर खिड़की से वान वान ये सब देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। वाह, लड़का तो बड़ा ही धीर गंभीर कूल निकला। इतना बड़ा किस मिल गया और जरा भी नहीं उछला। लेकिन अगले ही पल वान वान की हंसी छूट गई। उसने देखा कि चू फेंग जैसे ही थोड़ा दूर गया, उसकी चाल बिगड़ गई। वो खुशी के मारे इतना बौरा गया था कि उसके हाथ पैर एक साथ चलने लगे, रोबोट की तरह। वान वान अपनी ठुड्डी सहलाते हुए मुस्कुराई। उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। उसने सोचा, जवानी में ऐसा मासूम और सच्चा प्यार करना वाकई कितनी खूबसूरत चीज है। खैर, ये लव स्टोरी देखने के बाद वान वान वापस अपने बिस्तर पर गिर गई और घोड़े बेचकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो स्कूल के छोटे हॉल में रिहर्सल का वक्त हो चुका था। यान रान नहा धोकर तैयार थी और वान वान के लिए नाश्ता भी ले आई थी। उसे पता था कि वान वान को रिहर्सल पर जाना है, जहां उसके दुश्मन इंतजार कर रहे होंगे। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, वान वान, संभल कर रहना। सी शिया के पीछे जो लड़कियों की फौज, फैन क्लब, पागल है। वो बहुत खतरनाक है। खासकर वो चेंग जुए। उसका बैकग्राउंड बहुत पेचीदा है। वो कुछ भी कर सकती है। चेंग जुए वाकई बहुत शातिर थी। सी शिया के करीब आने के लिए उसने जानबूझकर नाटक में सौतेली माँ का रोल हथिया लिया था। वान वान बड़े मजे से अपना नाश्ता चबा रही थी। भरे हुए मुंह से वो बोली, अरे तू फिक्र मत कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मेरे चेहरे पर मेकअप रिमूवर ही तो फेंकेंगी, और क्या? यान रान बस उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वान वान इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। सीन का माहौल सोचिए। एक तरफ यान रान है, जो डर के मारे कांप रही है, और दूसरी तरफ हमारी वान वान है, जो डरावना मेकअप थोपे हुए बड़े चाव से नाश्ता कर रही है। उसे पता है कि उसका असली चेहरा ही उसका सबसे बड़ा राज है। अध्याय 185। वो तो एक परी है। स्कूल के उस छोटे से हॉल में आज बड़ी रौनक थी। नाटक के लिए सारे कपड़े और सामान, प्रॉप्स, आ चुके थे और सब लोग एक्साइटमेंट में उन्हें देखने के लिए टूट पड़े थे। वाह, क्या कपड़े हैं! कितने शानदार और चमकदार है! हर तरफ से यही आवाजें आ रही थीं। एक लड़की चहकते हुए बोली, ये सब चेंग जुए की वजह से मुमकिन हुआ है। उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन टीम से ये सारे कपड़े उधार लिए हैं। देख लेना, जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी क्लास का नाटक सबसे जबरदस्त होगा। तभी एक दूसरी लड़की ने जोर का ठहाका लगाया, अरे, सपने देखना छोड़ दो। चाहे कपड़े कितने भी सुंदर क्यों न हों, जब तक ये वान वान का वो भयानक चेहरा सामने रहेगा, तब तक कोई भी चीज इस नाटक को नहीं बचा सकती। सच में, उस बदसूरत लड़की के बारे में तुम कुछ कहना ही नहीं चाहती। उसे शर्म भी नहीं आती। खुद स्नो व्हाइट का रोल ले लिया और बेचारी चेंग जुए को बुरी रानी बनने पर मजबूर कर दिया। तभी चेंग जुए की एक चमची बोली, अरे होने दोन। जब तुलना होगी तभी तो पता चलेगा। हमारी लिटिल जुए इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी साबित होगी और वो वान वान उसके सामने कूड़ा लगेगी। उसी बीच भीड़ में से एक लड़की ने दबी आवाज में अपनी शंका जाहिर की, पर एक बात तो बताओ, माना कि नाटक में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, पर क्या वान वान का मेकअप कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? क्या वाकई उसे उसी चेहरे के साथ स्टेज पर उतारना सही रहेगा? चेंग जुए के ग्रुप की लड़कियों ने वान वान को घृणा से देखा और शिकायत करने लगीं। सही कह रही हो, ये महंगे कपड़े भी उसे नहीं बचा पाएंगे। हमारे पास स्क्रिप्ट बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्क्रिप्ट बदलना? पर कैसे?
चेंग झुए ने बड़े घमंड से जवाब दिया, हम कहानी में ये बदलाव कर सकते हैं कि स्नो वाइट की माँ ने उसे बचपन से ही बहुत सारा मेकअप लगाकर छिपा कर रखा था ताकि उसे बुरी नजरों से बचाया जा सके। इस तरह ये वान वान को शुरू से आखिर तक अपना असली चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हा 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 हा, क्या ये तरकीब काम करेगी? चमचिया हंसते हुए बोलीं, और कर भी क्या सकते हैं? शो के दिन इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, हम उन्हें डराकर भगाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वान वान का धमाका। हॉल में हर कोई वान वान की बुराई कर रहा था, कोई उसे घिन से देख रहा था तो कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन हमारी ये वान वान, वो तो बड़े मजे से अपनी ड्रेस के साथ खेल रही थी, अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे सबकी बातें ऐसे सुन रही थी जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही हो। जब सबकी बातें लगभग खत्म हो गईं, तो उसने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, अरे, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं बिना मेकअप के भी स्टेज पर आ सकती हूँ। बिना मेकअप के मैं काफी अच्छी दिखती हूँ। जैसे ही वान वान ने ये कहा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर हा 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 हा, ठहाकों का ऐसा सैलाब आया कि हॉल गूंज उठा। हा हा हा, सुना आपने? इस बदसूरत लड़की ने अभी क्या कहा? ये कह रही है कि ये बिना मेकअप के सुंदर दिखती है। पता नहीं इसे ऐसी बातें करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है। जरूर मजाक कर रही होगी। अगर ये बिना मेकअप के स्टेज पर आ गई तो मुझे लगता है दर्शक वही दम तोड़ देंगे। ये स्नो वाइट का नाटक होगा या आधी रात का डरावना शो? वान वान ने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाया और बोली, अरे, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिना मेकअप के वाकई बहुत खूबसूरत हूँ। मैं तो ये सब मेकअप इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरी सुंदरता देखकर तुम सबको जलन होने लगे। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो कह रहे हों, छोड़ो यार, हम भी पागल हैं जो इस पागल और बदसूरत लड़की की बकवास सुन रहे हैं। वान वान ने देखा कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, तो उसने एक लंबी और बेबसी भरी आह भरी। उसने सोचा, आज मूड अच्छा था तो सच बोल दिया, पर किसी को सच हजम ही नहीं होता। तभी चेंग झुए की एक चमची अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें तरेरते हुए चिल्लाई, ए ओ बदसूरत, अपने इन ख्याली पुलावों को बंद कर और जल्दी यहाँ रिहर्सल के लिए आ। और खबरदार जो उन गंदे हाथों से उस कीमती ड्रेस को छुआ। तुझे ये ड्रेस अभी पहनने की इजाजत नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस वाले दिन पहनना। अगर अभी गंदी कर दी तो क्या तेरे खानदान में कोई इसके पैसे भर पाएगा? स्क्रिप्ट बदलने के बाद वान वान की हालत स्नो वाइट से सिंड्रेला जैसी कर दी गई थी। उसे जो तथाकथित महंगी ड्रेस दी गई थी वो असल में भूरे रंग की, पुरानी और किसी अनजान जानवर की खाल जैसी लग रही थी। वो पहनने में बहुत सख्त और भद्दी थी। वान वान को तो वैसे भी उसे पहनने का कोई शौक नहीं था। जैसे ही चेंग झुए की चमची ने उसे डांटा, वान वान ने बड़ी खुशी खुशी उस ड्रेस को एक तरफ फेंक दिया और राहत की सांस ली। दृश्य का माहौल कल्पना कीजिए, एक तरफ चेंग झुए और उसका ग्रुप घमंड में चूर होकर रेशमी कपड़ों के बीच घिरा है, और दूसरी तरफ वान वान एक कोने में उस पुरानी फटी पुरानी ड्रेस के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे पता है कि जिस दिन ये भूतिया मेकअप हटेगा उस दिन इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अध्याय 186। वो डरावनी नजरें। स्कूल के हॉल में रिहर्सल का माहौल गरमाया हुआ था। चेंग झुए ने रानी क्वीन की ड्रेस पहन रखी थी। उस भारी भरकम और चमकधमक वाली ड्रेस और सलीके से किए गए मेकअप में उसका छोटा सा चेहरा किसी नाजुक कली की तरह खिल उठा था। वहाँ लड़कियों की भीड़ तो सीशिया के लिए पागल थी ही, पर चेंग झुए की खूबसूरती के दीवाने लड़कों की भी कोई कमी नहीं थी। लड़कों की एक पूरी टोली उसे घेर कर खड़ी थी, जैसे चांद के चारों ओर सितारे हों। कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, तो कोई पागलों की तरह उसकी फोटो खींचने में लगा था। लेकिन चेंग झुए को इन लड़कों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखें तो बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे किसी खास का इंतजार हो। तभी जिसकी उसे तलाश थी वो नजर आया। सीशिया को देखते ही चेंग झुए का चेहरा खुशी से चमक उठा।
उसने अपनी लंबी ड्रेस को संभाला और इठलाते हुए उसके पास पहुंची। सीशिया, तुम आ गए। वो थोड़ा शर्माई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, देखो मैं कैसी लग रही हूं। लेकिन ये क्या? सीशिया ने तो उस महंगी ड्रेस की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, जिस पर क्लास के आधे लड़के फिदा थे। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे पीछे खड़ी उस लड़की पर जा टिकीं। ये वान वान। चेंग झुए ने जब सीशिया की नजरों का पीछा किया और देखा कि वो वान वान को देख रहा है, तो गुस्से के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने मन ही मन सोचा, इस डरावनी शक्ल वाली लड़की में ऐसा क्या है जो सीशिया इसे इतनी अहमियत दे रहा है। उसने सीशिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की और गोल घूमकर बोली, सीशिया, देखो न, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। पर सीशिया की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। वो तो जैसे पत्थर का बुत बन गया था। चेंग झुए का चेहरा उतर गया। वो चिढ़कर बोली, सीशिया, तुम आखिर देख क्या रहे हो? सीशिया अपनी ही किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन चेंग झुए को ऐसा लग रहा था कि वो वान वान को एकटक निहार रहा है। चेंग झुए से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा होकर कोई लड़का किसी और लड़की को ऐसे देखे। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, सीशिया, ओ सीशिया, सुन रहे हो? अचानक सीशिया की खोई खोई आंखों में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। उसकी नजरों में ऐसी करवाहट और ठंडक आ गई कि देखने वाले की रूह कांप जाए। वो गरज कर बोला, चुप हो जाओ, बहुत शोर मचा रही हो। चेंग झुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सीशिया, जो हमेशा इतना शांत रहता था, आज उस पर सबके सामने ऐसे चिल्ला सकता है। तुम। चेंग झुए के होंठ कांपने लगे। वो अपमान का घूंट पीकर रह गई, फिर भीड़ को चीरते हुए अपनी लाल आंखें लेकर वहां से रोती हुई भाग गई। लिटिल हुए, रुको। उसकी चमचिया सीशिया को एक डर भरी निगाह से और वान वान को नफरत से देखते हुए चेंग झुए के पीछे भागीं। पल भर में हॉल का माहौल एकदम फ्रीज हो गया। सन्नाटा ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। जो लड़कियां सीशिया को देखकर चहक रही थीं, वो अब डर के मारे 2 कदम पीछे हट गईं। सब आपस में फुसफुसाने लगीं, बाप रे, आज तो हैंडसम हंक का मूड बहुत खराब है। जब उसने चेंग झुए को नहीं बख्शा, तो हम क्या चीज है? भाई, दूर ही रहो इससे। उन्होंने सीशिया का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो वाकई खौफनाक लग रहा था। सीशिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि चेंग झुए रोते हुए भाग गई है। वो चुपचाप खिड़की के पास एक कुर्सी पर जा बैठा। अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर वो बस एक ही काम कर रहा था, बिना पलक झपकाए ये वान वान को घूरना। और इधर हमारी वान वान, जिसकी शामत आई हुई थी, वो मन ही मन दांत पीस रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर इस लड़के पर फिर से झपट पड़ती। वान वान ने सोचा, ये छोटा शैतान आखिर देख क्या रहा है? क्या मुझे घूर घूर कर गुलाब का फूल बनाने का इरादा है? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कल रात के धमाके के बाद ये लड़का सुधरने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। खैर, बड़ी मुश्किल से सबने चेंग झुए को मना बुझाकर वापस बुलाया और रिहर्सल शुरू हुई। लेकिन पूरी रिहर्सल के दौरान सीशिया की आंखें वान वान पर ही टिकी रहीं। वान वान जहां जहां जाती, सीशिया की नजरें उसका पीछा करतीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नन्हा चूजा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। उसका घूरना इतना जाहिर था कि कोई अंधा ही होगा जिसे नजर न आए। पर सीशिया का गुस्सा देख चुके लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले। सब अपने दिल ही दिल में उसे कोस रहे थे। अरे ओ हैंडसम भाई, तुझे क्या हो गया है? क्या इस वान वान ने तुझ पर कोई काला जादू कर दिया है? वान वान को स्नो व्हाइट नहीं, बल्कि चुड़ैल का रोल मिलना चाहिए था। देखो कैसे हमारे हीरो को वश में कर लिया है। सीन का माहौल, हॉल में रिहर्सल चल रही है। लोग डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें तिरछी होकर सीशिया और वान वान को देख रही है। सीशिया एक रहस्यमय शिकारी की तरह वान वान को देख रहा है, और वान वान खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। अध्याय 187।
ताबूत में लेटे लेटी भी शामत आ गई। रिहर्सल का वो अजीबोगरीब माहौल आखिरकार खत्म हुआ। पूरी रिहर्सल के दौरान सीशिया ने वानवान को घूरने के अलावा कुछ नहीं किया था, इसलिए वानवान के पास भी उस पर चिल्लाने का कोई ठोस बहाना नहीं था। जैसे तैसे रिहर्सल के आखिरी सीन यानी किसिंग सीन तक बात पहुंची और रिहर्सल खत्म हुई। वानवान ने राहत की सांस ली और बस वहां से भागने ही वाली थी कि तभी धाप, बिना किसी चेतावनी के सीशिया अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सीशिया, हे भगवान, देखो, सीशिया बेहोश हो गया है। कोई मदद के लिए आओ, जल्दी। हॉल चीख पुकार से गूंज उठा। हर तरफ अफरातफरी मच गई और सब लोग पागलों की तरह सीशिया के चारों ओर जमा हो गए। इधर हमारी ये वानवान तो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन एक पल के लिए उसे बहुत ही अजीब सा गिल्ट, पछतावा महसूस हुआ। उसने सोचा, अरे यार, अब इस लड़के को क्या हो गया। वानवान अभी भी उस क्रिस्टल ताबूत, जो नाटक का हिस्सा था, में लेटी हुई थी। उसने भीड़ के बीच की जगह से सीशिया को देखने की कोशिश की। उसने देखा कि सीशिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो दर्द के मारे जमीन पर दोहरा हो रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज और उखड़ी उखड़ी चल रही थीं। वानवान का माथा ठनका। ये एक्टिंग नहीं लग रही, ये तो वाकई मुसीबत में है। हे भगवान, सीशिया को हुआ क्या? अभी तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? भीड़ में से कोई चिल्लाया। चेंग झुए ने घबराते हुए उसकी हालत देखी और चिल्लाई, सीशिया को अस्थमा, दमा का दौरा पड़ा है। क्या? उसे अस्थमा है? जल्दी देखो, उसके पास कोई दवा है क्या? मैंने देख लिया, उसके पास कोई पंप या दवा नहीं है। उसे तो बहुत समय से कोई दौरा नहीं पड़ा था, फिर अचानक आज ही क्यों हुआ? तभी चेंग झुए की एक चमची झर उगलते हुए बोली, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पक्का इस बदसूरत ये वानवान ने ही उसे डराधरा कर उसकी ये हालत कर दी है। जल्दी करो, इसे नर्स के पास ले चलो। ताबूत में लेटी वानवान का मन तो किया कि वहीं से चिल्लाए, अरे भाई, मैं तो चुपचाप मुर्दा बनकर ताबूत में लेटी हूं, यहां लेटे लेटे मैंने इसे कैसे डरा दिया। खैर, ड्रामे के बीच चेंग झुए और एक दूसरी लड़की सीशिया को उठाकर स्कूल की नर्स के पास ले जाने की तैयारी करने लगीं। तभी एक आवाज आई, पट। सब सन्न रह गए। सीशिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेंग झुए का हाथ झटक दिया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, उसकी आंखों में दर्द था पर वो चमक रही थीं। उसने अपनी उखड़ी सांसों के बीच धीरे से कहा, वानवान, वानवान, मुझे ले चलो। वानवान का तो सिर ही घूम गया। धत तेरी की, ये लड़का इस हालत में भी बाज नहीं आ रहा क्या? चेंग झुए के हाथ वहीं के वहीं जम गए। उसने नफरत और जलन से भरी नजरों से वानवान को देखा। पहले तो उसे लगा था कि वानवान जैसी लड़कियां बस जलने के लिए होती है, पर उसे क्या पता था कि इस बदसूरत चुड़ैल ने सीशिया पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मरते दम पर भी वो उसी का नाम ले रहा है। सबके सामने चेंग झुए की एक बार फिर बेइज्जती हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से कभी हरा तो कभी सफ़ेद पड़ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा थूका और वानवान पर चिल्लाई, बदसूरत, सुनाई नहीं दे रहा? सीशिया तुझे बुला रहा है। चेंग झुए की चमचियां भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। जल्दी यहाँ आ, अगर तेरी वजह से उसे कुछ हुआ तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी वजह से ही उसकी बीमारी दोबारा उभरी है। हर कोई अब वानवान को ही गुनहगार मान रहा था। हालांकि वानवान को पता था कि वो बेकसूर है, पर अचानक उसे याद आया कि अस्थमा के मरीज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और नहीं उन्हें कोई बड़ा दिमागी झटका, शॉक लगना चाहिए। जब उसे चेंग झुए से पता चला कि सीशिया को बहुत समय से कोई दौरा नहीं पड़ा था, तो वानवान के दिमाग की बत्ती जली। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने जो पागलों वाली हरकत की थी, उसका सदमा ये लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे याद आया कि सुबह से ही सीशिया खोया खोया सा था, जैसे उसे कोई बहुत गहरा शौक लगा हो। वानवान को अब वाकई बुरा लगने लगा। उसने देखा कि सीशिया की सांसें और भी रुकने लगी थीं।
मामला अब जान पर बन आया था। उसने और ज्यादा सोचना बंद किया। फुर्ती से उस क्रिस्टल ताबूत से बाहर छलांग लगाई, भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और सीशिया का हाथ थामकर उसे सहारा देकर खड़ा किया। सीन का विवरण दृश्य बहुत ही ड्रामेटिक है। एक तरफ घमंडी चेंग झुए और उसकी टोली खड़ी है, जो गुस्से से जल रही है, और बीच में वान वान अपने डरावने मेकअप में सीशिया को सहारा दे रही है। सीशिया ने अपनी आंखें वान वान पर टिका रखी है, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अध्याय 188। वो बदसूरत नहीं है। जैसे ही वान वान ने सीशिया को सहारा देकर उठाया, वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक गया। उसने अपना पूरा वजन वान वान के कंधों पर डाल दिया और उसकी तेज, गरम सांसें वान वान की गर्दन पर लग रही थीं। वहां खड़ी लड़कियों की नजरों में वान वान के लिए इतनी नफरत और जलन थी कि अगर नजरें तीर होतीं, तो वान वान अब तक छलनी हो चुकी होती। वान वान ने झल्लाकर मन ही मन सोचा, मेरा तो मन कर रहा है कि इसे उठाकर यहीं जमीन पर पटक दूं। तुम सबको ये इतना ही प्यारा है, तो तुम ही उठा लो नीसे। मुझसे ये खूबसूरती का बोझ और नहीं सहा जाता। खैर, गिरते पड़ते, हाफते कांपते वान वान आखिरकार उसे स्कूल के मेडिकल रूम, सिक बे, तक ले ही आई। डॉक्टर ने फुर्ती दिखाते हुए सीशिया को अस्थमा का पंप, पफर, दिया और उसकी जांच शुरू की। डॉक्टर ने थर्मामीटर देखते ही सख्ती से कहा, 103 डिग्री बुखार, 39.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो तप रहा है। इसे तुरंत ड्रिप, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि इसे कोई बहुत गहरा सदमा, शॉक लगा है और इसने खुद को जरूरत से ज्यादा थका लिया है। इसे अब पूरे आराम की जरूरत है। ध्यान रहे, अब इसे कोई मानसिक तनाव या थकान नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही वान वान के होश उड़ गए। अरे बाप रे! तेज बुखार, सदमा और थकान। ये लड़का नाटक नहीं कर रहा था, ये तो वाकई बीमार है। उसे बीती रात याद आने लगी। वान वान ने सोचा, गहरा सदमा। क्या ये लड़का कल रात मेरे उस ड्रामे के बाद पूरी रात झील के किनारे ही बैठा रहा क्या? उसे अब वाकई खुद पर शर्म आने लगी थी। मेडिकल रूम के बाहर चेंग झुए और उसकी सहेलियों का पूरा जमावड़ा लगा था। लड़कियों की टोली खिड़की से झांक रही थी और अपने प्यारे सीशिया की ये हालत देख देख कर कई लड़कियां तो बाकायदा सुबक सुबक कर रो रही थीं, जैसे उनका दिल ही टूट गया हो। डॉक्टर इस शोर शराबे से परेशान हो गए और डांटते हुए बोले, अरे बस बुखार और अस्थमा ही तो है, ऐसे क्यों रो रही हो जैसे कोई मर गया हो? यहाँ भीड़ मत लगाओ, यहाँ हवा कम पड़ रही है और मरीज को घुटन हो रही है। सब के सब बाहर निकलो, यहाँ सिर्फ एक इंसान रुकेगा। चेंग झुए की आंखों में चमक आ गई। वो उम्मीद से सीशिया की तरफ देखने लगी। बाकी लड़कियां भी वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं थीं। इधर हमारी वान वान की हालत खराब थी। सीशिया को यहाँ तक ढोने में उसके कंधों की चूलें ढीली हो गई थीं। जैसे ही उसे तसल्ली हुई कि अब उसकी जान को खतरा नहीं है, उसने दबे पांव वहां से खिसकने की कोशिश की। उसे पता था कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ की हवा में सिर्फ नफरत भरी थी। लेकिन वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वान वान ने नीचे देखा तो एक सफेद, लगभग पारदर्शी हाथ ने उसके टॉप का कोना मजबूती से पकड़ रखा था। बिस्तर पर लेटे हुए सीशिया ने किसी बेसहारा बच्चे की तरह वान वान को देखा और शिकायत भरे लहजे में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वान वान का तो सिर चकरा गया। अरे भाई, बस कर, अब तो एक्टिंग बंद कर दे। सीशिया ने वान वान का पल्ला नहीं छोड़ा और बाकी लड़कियों की तरफ मुड़कर बड़ी रूखी आवाज में आदेश दिया, तुम सब बाहर जाओ। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? फिर से वही बदसूरत वान वान। कितनी चिढ़ होती है मुझे इससे। सब लड़कियां गुस्से में पैर पटकने लगीं, पर चूंकि उनके सपनों के राजकुमार ने हुक्म दिया था, तो वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गईं। सिर्फ चेंग झुए वहीं खड़ी रही। वो गुस्से के मारे कांप रही थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वो जोर से चिल्लाई, सीशिया, क्या तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम वाकई इस बदसूरत लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए?
सी शिया की आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और गंभीरता आ गई। उसने चेंग झुए को देखते हुए कहा, तुमने जो अभी कहा उसे वापस लो। चेंग झुए सन रह गई। वापस लूं? इसका मतलब क्या सी शिया वाकई वानवान से प्यार करता है? नहीं, ये नामुमकिन है। सी शिया इस चुड़ैल से प्यार कैसे कर सकता है? जरूर कोई और बात है। अभी वो सोच ही रही थी कि सी शिया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो कोई बदसूरत नहीं है। यह सुनते ही चेंग झुए को लगा जैसे उसके कलेजे पर किसी ने आरा चला दिया हो। वो पागलों की तरह चिल्लाई, सी शिया, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर नहीं है। फिर वो वानवान की तरफ मुड़ी और फुफकारते हुए बोली, ये वानवान, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने वानवान को धक्का दिया और रोती हुई वहां से भाग गई। वानवान का मन तो किया कि उसके पीछे भागकर उसे समझाए, पर उसकी आस्तीन तो सी शिया के हाथ में फंसी थी। उसने बेबसी में अपना हाथ हवा में लहराया और बुदबुदाई, अरे सुन तो सही, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जा, बहन। दृश्य बहुत ही पेचीदा है। एक तरफ चेंग झुए रोते हुए भाग रही है, दूसरी तरफ सी शिया एक जिद्दी बच्चे की तरह वानवान का पल्ला पकड़े लेटा है, और बीच में वानवान फंसी हुई है। न वो भाग सकती है, न वो रुकना चाहती है। अध्याय 189। ये लड़का सुनता क्यों नहीं? इंपीरियल सिटी, सी कॉरपोरेशन। ऑफिस में काम का भारी दबाव था। तभी शुई के पास एक फोन आया। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागा भागा सी येहान के केबिन में घुसा और घबराते हुए बोला, 9th मास्टर, स्कूल से फोन आया है। छोटे मालिक सी शिया की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। सी येहान, जो फाइलों के ढेर में डूबा हुआ था, उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा बिल्कुल सपाट और आवाज बर्फ जैसी ठंडी। गाड़ी तैयार करो। शू यी ने तुरंत सिर हिलाया। वो जानता था कि सी शिया भले ही विद्रोही और जिद्दी है, पर दादी माँ ने खास तौर पर मास्टर को उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर उसे कुछ हुआ तो जवाब मास्टर को देना पड़ेगा। किंग हे स्कूल का मेडिकल रूम। स्कूल के प्रिंसिपल खुद पसीने पोंछते हुए सी येहान को मेडिकल रूम की तरफ ले जा रहे थे। शू यी ने चलते चलते पूछा, सब ठीक तो था, फिर अचानक ये दौरा कैसे पड़ा? प्रिंसिपल बेचारे डर के मारे हकलाने लगे। वो असल में रिहर्सल के दौरान उन्हें थोड़ा डर लग गया था। डर? शू यी हैरान था। रिहर्सल में डर कैसा? प्रिंसिपल साहब की हालत पतली थी। वो झिझकते हुए बोले, वो जिस लड़की के साथ नाटक कर रहे हैं, वो देखने में थोड़ी डरावनी सी लगती है। शू यी का माथा ठनका। कहीं वो डरावनी लड़की? मिस ये तो नहीं। मेडिकल रूम के अंदर का तमाशा। अंदर सिर्फ वानवान और सी शिया थे। सी शिया अभी भी वानवान की आस्तीन पकड़े उसे घूर रहा था। वानवान का सब्र जवाब दे रहा था। वो चिढ़कर बोली, क्या हुआ? क्या फिर से मेरे साथ उस छोटे जंगल में चलना है? जैसे ही वानवान ने उस जंगल और कल रात के पागलपन का जिक्र किया, सी शिया ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। वानवान ने चैन की सांस ली और अपनी बाहें सिकोड़ते हुए बोली, देखो, मैंने कल रात सब साफ साफ कह दिया था। अब अपनी एनर्जी मुझ पर बर्बाद मत करो। तभी दरवाजे के बाहर सी येहान और शू यी पहुंच चुके थे। वानवान की आवाज बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। शू यी के तो हाथ पांव फूल गए। हे भगवान, ये यहाँ भी है। अचानक अंदर से सी शिया की तेज आवाज आई, ये वानवान, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई सी येहान से प्यार करती हो? बाहर खड़े शू यी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसने सोचा, हम गलत वक्त पर यहाँ आ गए। मुझे पता था ये दोनों एक ही स्कूल में है, पर ऐसी स्थिति होगी ये नहीं सोचा था। अंदर वानवान ने एक लंबी आह भरी और बोलना शुरू किया, अरे भाई, ये बात मैं 800 बार बता चुकी हूँ। कितनी बार और बुलवाओगे? मेरा और तुम्हारे 9th अंकल, सी येहान, का रिश्ता सोने से भी ज्यादा खरा है, और हमारा प्यार चट्टान जैसा मजबूत है। जब तक ये पहाड़ समतल न हो जाए, जब तक नदियाँ सूख न जाए, जब तक सर्दियों में बिजली न कड़के और गर्मियों में बर्फ न गिरे,
जब तक जमीन और आसमान एक न हो जाए तब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा शुई। ये लड़की तो दिन ब दिन और भी शातिर होती जा रही है। लेकिन सीशिया भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मजाक उड़ाते हुए हंसा। वान वान, क्या तुम्हें खुद अपनी बातों पर यकीन है? तुम उससे प्यार करती हो? क्या पसंद है तुम्हें उसमें? उसकी पावर या उसका चेहरा? मुझे सब पता है कि तुम अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं हो। और ये जो तुमने डरावना हुलिया बना रखा है, ये उसे डराकर दूर भगाने के लिए ही है न? वान वान का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। वो जोर से चिल्लाई, दूर भगाना जाए तेल लेने। ओ छोटे उस्ताद, तुझे मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? क्या अब मुझे सीयेहान को अभी इसी वक्त यहाँ बुलाना पड़ेगा और तेरे सामने उसके साथ बिस्तर गर्म करना पड़ेगा, तब तुझे यकीन आएगा? सोचिए। वान वान अंदर सीयेहान के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और ठीक दरवाजे के पीछे वही सीयेहान खड़ा है, जिसका चेहरा अब तक और भी भयानक काला पड़ चुका होगा। अध्याय 190। तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं कर सकता। अरे खूं खूं खूं। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े शुई को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। वान वान की वो बिस्तर गर्म करने वाली बात सुनकर उसके हलक में थूक अटक गया, और वो इतनी जोर जोर से खांसने लगा कि लगा मानो उसके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। बाप रे! ये वान वान वाकई मौत से नहीं डरती। मास्टर के सगे भतीजे के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत! शू यी की तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने मास्टर के चेहरे की तरफ देख सके। उसे यकीन था कि मास्टर का चेहरा इस वक्त जलते हुए तवे जैसा लाल या बर्फ जैसा नीला हो चुका होगा। इससे पहले कि वान वान अपनी जुबान से कोई और परमाणु बम फोड़ती, शुई ने फुर्ती से दरवाजा धकेल दिया। छोटे मालिक सीशिया और ये मिस्ये। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वान वान की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो किसी रोबोट की तरह धीरे से मुड़ी, और जैसे ही उसकी नज़र शुई और उसके पीछे खड़े सीयेहान पर पड़ी, सन्नाटा। वान वान के दिमाग में जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज उठीं। हे भगवान! ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सीयेहान का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त और ठंडा था। वान वान को ऐसा लगा जैसे वो टाइटैनिक जहाज है और सामने साक्षात बर्फ का पहाड़ आइसबर्ग खड़ा है, अब डूबना तय है। उसके दिमाग में अभी भी अपना वो डायलॉग गूंज रहा था, सीयेहान को अभी यहाँ बुलाकर तेरे सामने उसके साथ बिस्तर गर्म करूंगी। वान वान ने मन ही मन रोते हुए सोचा, मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी कि बाहर क्या पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। सीयेहान ने तो पक्का सुना है। मेरी इज्जत, मेरी शराफत सब मिट्टी में मिल गई। काफी देर तक वान वान पत्थर बनी रही, फिर जैसे तैसे उसने अपनी बिखरी हुई हिम्मत बटोरी और हकलाते हुए बोली, सीयेहान, तुम यहाँ? तुम सीशिया को देखने आए हो? हे। वो तो मैं बस इस बच्चे को चिढ़ा रही थी। मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। कसम से, मेरा ऐसा कोई गंदा इरादा, डर्टी इंटेंशन नहीं था। सच में। सीयेहान कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से उसे देखता रहा। उसकी उस खामोश और तीखी नज़र ने वान वान के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे लगा कि अब या तो उसकी जान जाएगी या उसे सीधा हिमालय भेज दिया जाएगा। जब वान वान हार मानकर संन्यास लेने का मन बना ही रही थी, तभी सीयेहान के पतले होंठ हिले और वो धीमी आवाज में बोला, शिया अभी बच्चा है। वान वान को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो क्या हुआ? उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सीयेहान इस वक्त ऐसी बात क्यों कर रहा है। सीयेहान ने अपनी नजरें नीचे कीं, बहुत ही सलीके से अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया, फिर वान वान की आंखों में झांककर बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश, सेक्स वाली बात, फिलहाल पूरी नहीं कर सकता। वान वान। धड़ाक। ये वान वान के होश उड़ने की आवाज थी। वान वान का तो मन किया कि वही खून की उल्टियां कर दे। अरे भाई, क्या लॉजिक है!
मतलब सीशिया बच्चा है, इसलिए उसके सामने हम प्यार नहीं कर सकते, तो क्या इसके बड़े होने का इंतजार करेंगे? हद है। वो सी येहान की इस सीरियस वाली कॉमेडी के आगे नतमस्तक हो गई। वो बंदा इतनी भारी बात इतने गंभीर चेहरे के साथ कैसे कर सकता है? इधर बिस्तर पर लेटे सीशिया की हालत तो और भी खराब थी। उसका चेहरा गुस्से और जलन से नीला पड़ चुका था। उसने जैसे ही ये सुना, उसे फिर से दौरे जैसा महसूस होने लगा और वो पागलों की तरह बगल में रखे अस्थमा पंप इनहेलर की तरफ झपटा। बेचारा बच्चा। इन दोनों की बेशर्मी ने उसे अधमरा कर दिया था। सी येहान ने आखिरकार अपनी नजरें उस लड़के पर डाली जो बिस्तर पर पड़ा था। अब कैसा महसूस कर रहे हो? सी शिया ने नफरत से मुंह फेर लिया और फुसफुसाया, ढोंगी कह के। सी येहान ने उसके इस बर्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज किया और ठंडे लहजे में कहा, जैसे ही ये ड्रिप खत्म हो जाए, शुई के साथ घर चले जाना और कुछ दिन आराम करना। वानवान ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जोर जोर से सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। शिया, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारी इस चाची, आंटी, को बहुत फिक्र हो रही है। चुपचाप घर जाओ और आराम करो। सी शिया ने अपना सीना पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर दुख के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों से नफरत करे या अपनी किस्मत पर रोए। उसने मन ही मन चीख कर कहा, मेरी ये हालत की किसने? और अब फिक्र जता रहे हो? जब तुम दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे थे, तब कहाँ गई थी मेरी इस कमजोर शरीर की चिंता? सीन का अंत। मेडिकल रूम में अब एक अजीब सी शांति है। सी शिया पंप खींच रहा है। सी येहान अपनी जीत की मुस्कान छिपाए खड़ा है और वानवान बस वहां से जिंदा बच निकलने के बहाने ढूंढ रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि घर जाने के बाद सी येहान और वानवान के बीच क्या निजी बातचीत होती है? क्या मैं अगला चैप्टर शुरू करूं?